दोस्तों नमस्कार। जालन टाइप न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले जातिगत जनगणना के मुद्दे की, जिसने बिहार में जो आंकड़े जारी हुए जातिगत सर्वे के, उसके बाद में इसमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई है जातिगत जनगणना की मांग को लेके, और इसने भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दिया है। पिछड़ों में इससे ये संदेश व्याप्त हो गया है कि जातिगत जनगणना अगर होगी तो कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन होंगे जो उनकी स्थिति को बहुत मजबूत करने वाले होंगे, उनके प्रभाव और वर्चस्व को देश की सामाजिक व्यवस्था में बहुत ऊंचाई पर ले जाकर स्थापित करने वाले हैं। इसलिए अंदर ही अंदर, भले ही प्रतिक्रिया सामने ना आ रही हो, खुले तौर पर सामने ना आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पिछले इस बात को लेकर कटिबद्ध होने लगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको महसूस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार करने के मूड में नहीं। प्रधानमंत्री मंगलवार को छत्तीसगढ़ में थे। वो भारतीय जनता पार्टी की महासंकल्प परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने गए। पहली बार उन्होंने यहाँ पर इस मांग के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो, मेरी निगाह में तो केवल एक ही जाति है, वो है गरीबी। और कांग्रेस ने कुछ भी कहा हो कि संसाधनों पर पहला हक किसका है, लेकिन संसाधनों पर उनकी जहाँ तक उनका विचार है, वो ये मानते कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। और ये जाति के आधार पर गरीबी को जाति के चश्मे से देखकर विपक्ष गरीबों को बांटने की कोशिश कर रहा है और हमें गरीबों के कल्याण से रोकने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें देखिए तो इसमें फरेब साफ है, लफाजी साफ है। अगर संसाधनों पर अगर गरीब ही संसाधनों पर अगर हक पहले गरीबों का है, तो अगर कोरोना के दौर में गरीब तो और गरीब हो गए, आम आदमी की तो आय घट गई, लेकिन जो अमीर हैं, जो देश के 1% धनिक है, उनके मुनाफे में बहुत बढ़ोतरी हुई, उनकी हैसियत में, उनकी संपत्तियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अब ये विरोधाभास क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होता तो संसाधनों का ये संभव नहीं था कि जो धनिकों की आय बढ़ती और आम आदमी की और गरीबों की आय नहीं बढ़ती। ये प्रधानमंत्री इस मामले में जो विषमता के पीछे जो द्वंद्वात्मकता है, उसको जो है उसको ओझल करने की कोशिश करते हैं, उसकी वो चर्चा नहीं करना चाहते द्वंद्वात्मकता। उन्होंने अब की बार जाति की बजाय ये कहा कि सबसे बड़ी जाति उनकी निगाह में गरीबी है। ये तो मार्क्सवादी जो वर्ग राजनीति है, उसका ककेरा पढ़ने जैसा है, लेकिन उसमें तो द्वंद्वात्मकता तो बड़ी महत्वपूर्ण है। गरीब और अमीर के बीच में द्वंद्वात्मकता है। जो गरीब हो रहे हैं या गरीबों की जो संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि उनका कोई दुर्भाग्य हो। उसके पीछे कारण ये है कि जो हम संसाधनों का कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण वितरण नहीं कर पा रहे, जो संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है, जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, उसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। गरीबों के हक से मार के और धन जो है वो पूरा का पूरे धनिक वर्ग के हाथ में पहुँच रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये बात सच्चाई नहीं। दूसरी बात, ये फरेब है। मार्क्सवादी भी किसी ज़माने में कहते थे कि नहीं, ये तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है जाति तो, और ये असली बात ये है कि जब हम एक तरह से वर्ग चेतना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो ये अपने आप मतलब जाति खत्म हो जाएगी, गरीब एकजुट हो जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा हुआ है? एक दलितों के जो अगर मजदूर का वर्ग है, उसके साथ में सवर्ण उससे और निचली स्थिति पर भी खड़े क्यों ना हो, आर्थिक मामलों में उससे भी ज़्यादा गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो दलितों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा अगर कोई वर्ग संघर्ष जैसी इसको मार्क्सवादी राजनीति ने इस बात के प्रयास करके देख लिए कि उन्होंने कोशिश की कि वर्गीय आधार पर हम लामबंद कर सके सारे गरीबों को, लेकिन लामबंद नहीं हुए। वहाँ वो समझता है कि नहीं, वहाँ उसकी सरबराह चेतना काम नहीं करती सवर्ण गरीब की। वो सोचता है कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि मेरे पास खोने को नहीं पाने को संसार पड़ा, मेरे पास जो जन्मगत श्रेष्ठता है
वो है जिसको मैं खो दूंगा। अगर मैं गरीबी के नाम पर अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ में हम लोग अगर खड़े हो गए तो अपनी जो श्रेष्ठता है उसको, जो हमारी समाज में दबदबा है, समाज में जो हमारी मजबूत स्थिति है उसको हम खो देंगे। कि ये जो भ्रम प्राप्त है, हालांकि ये भ्रम सही नहीं है। तो जाति एक हकीकत है भारतीय समाज में, और जाति व्यवस्था को उस हकीकत से जब तक आँख मिलाकर कोई प्रयास नहीं किया जाएगा जाति व्यवस्था को मिटाने का, तब तक ये काम दूर होने वाला नहीं है। जातिगत आंकड़े सामने आए, जो बिहार में सर्वे का जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा जो आंकड़े जारी किए हैं, वो तो एक सर्वे, उसमें इस बात का सर्वे भी शामिल है विभिन्न जातियों का कि सामाजिक और आर्थिक हैसियत का, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आर्थिक हैसियत का जो सर्वे वो भी इसमें शामिल है। उसके आंकड़े अभी उन्होंने जारी नहीं किए कि शैक्षिक स्थिति क्या है विभिन्न जातियों के बीच में, और विभिन्न जातियों के बीच में आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के जो एप्लीकेंट है, जिससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बेघर कौन, उसमें तो खुली सच्चाई है। वो तो एक जाति के आधार पर हमारे समाज में जो विषमता है वो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि विषमता की मूल वजह जो वो हमारी जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के कारण ही हम लोगों ने संसाधनों के मामले में एक मानसिकता बना के काम किया कि हम संसाधन इनको नहीं मिलने देंगे, सम्मान नहीं मिलने देंगे दलित जातियों को, पिछड़ों को। तो उसकी वजह से ये उनके अंदर ज़्यादा गरीबी आई है। और वो प्रधानमंत्री, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री आवास की सूची से और मुख्यमंत्री आवास की जो पात्रता सूची है उससे वो स्पष्ट है। तो जब तक आप जाति व्यवस्था नहीं मिटाएंगे तब तक गरीबी हटाने की दिशा में कोई एक सही कदम उठाया ही नहीं जा सकता। जब वो पता चला कि आज स्थिति ये है कि अगर आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि नहीं हम तो पिछड़ों का बड़ा उत्थान कर रहे हैं, पिछड़े जो है हमने इतने ज़्यादा विधायक बना दिए, हमने सांसद बनाए, हमने मंत्री ज़्यादा बना दिए, लेकिन राहुल गांधी की इस बात में दम है कि ये पिछड़े और दलित जिनको आपने राजनीति में स्थान दे रखा, ये 120 है, इनका निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दखल नहीं। ये लोग, इन लोगों को जिस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए और जिस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वो संस्कृति से दलितों और पिछड़ों के मन में हीनता की भावना पैदा होती है। और ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसका आत्मबल कमजोर हो। जिसके अंदर दीनता होगी वो कैसे कमज़ोर कर पाए। आप उस दीनता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बड़े से बड़े पद उनको जब देते हैं तो आप ये एहसास कराते हैं कि आप पर ये कृपा की गई, आपको कोई आपका अधिकार नहीं दिया गया, आप पर एक कृपा की गई। और वो चाहे छोटे से लेके बड़े राजनीतिक पद पर जो आपने लोग बिठा रखे पिछड़े और दलित समाज के, वो लोग 120 के अलावा कोई और ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। और ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था, अब तो जाति व्यवस्था मैं कहता हूँ कि खुद सवर्णों के लिए भी घातक बन गई। सवर्ण आज उनके पास में संसाधन नहीं बचे। आज पता चला कि गरीबी की वो स्थिति को झेल ले, लेकिन वो गरीबी की स्थिति से उभर सकते बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिनको उन्होंने कल को वर्ण व्यवस्था के तहत जिनको नीच पेशा घोषित कर रखा गया था, जिनको हे पैसा घोषित कर रखा गया था, उन पेशों में आज आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वो आमदनी को इसलिए नहीं अपना रहे कि उनको ये लगता है कि इससे हमारा जो सामाजिक दर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो ऊंचा सामाजिक दर्जा ख़त्म हो जाएगा। लोग कहने लगेंगे ये भी अपना नीच कर्म करने लगा। तो उस दुविधा में वो न तो जो है उन पेशों को अपना पा रहे हैं जिनमें वो अपना जीविका बेहतर ढंग से संचालित कर पाते हैं, और ना उनके पास में संसाधन है जिनसे वो जो अभी तक परंपरागत तौर पे जिस तरीके से वो अपनी थोड़ा अच्छी स्थिति बनाए रखते थे उसको बरकरार रख सके। दोनों में चीज़ नहीं है। तो जाति व्यवस्था एक अभिशाप बन गई। जाति व्यवस्था को आप इसलिए आप पता ही चलता है कि जाति व्यवस्था को आप कुल मिला के आप इसलिए नहीं मिटाना चाहते कि आज अगर आप राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे तो ऐसा लगता है कि ये एक अंतरिम व्यवस्था है, एक संक्रमणकालीन व्यवस्था। आप इस बहाने समर्थन उनका जुटा के और सत्ता को अपनी मजबूत करके और अंत में एक ऐसी स्थिति ला देना चाहते हैं, क्योंकि आप उस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जिससे गुणवत्ता फिर बहाल आ जाए, बेबहाल हो जाए। तो मैं ब्याज के उनसे जो आज
आज जिनको आप कह रहे हैं कि आपने पिछड़ों की स्थिति सुधार दी और दलितों की स्थिति सुधार दी, तो मैं भी आज की उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसमें बड़ा व्यवस्था के अंधकार युग में जिस स्थिति में वो थे, उसी स्थिति में आप पहुंचा देने का काम कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था को अगर मिटाना है तो जातिगत सर्वे आने चाहिए, जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए, उससे पूरी स्थिति प्रकाश में आनी चाहिए। आखिर कैसा ये समाज है जहाँ दुनिया के हर समाज में, ज़्यादा उन्नत समाज में, जहाँ विकसित देश हैं, उनमें सब में एक बात का चिंता रहता है, सब में एक विश्लेषण होता रहता है कि हम कि किस वजह से गरीबी बढ़ रही, किस वजह से विषमता बढ़ रही है और उनका गरीबों का उत्थान कैसे किया जाए। लेकिन आपका ये कैसी आपकी चिंतन प्रक्रिया है कि जो आप ये नहीं सोचना चाहते कि ये जो जब ये सच उजागर होगा कि नहीं, इसके पीछे जाति व्यवस्था एक मूल वजह है कि एक जाति के लोग, तो एक मतलब जो बहुसंख्यक जातियाँ, उन्हीं के लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो आप उनको हटाने, जब आप इस हकीकत को जान जाएंगे, जब इस हकीकत को आप स्वीकार करेंगे, तो आपके मन में फिर ये भावना पैदा हुई कि हम उन कारणों को मिटाने की कोशिश करें जो उनके अभिशाप की वजह है, जो उनके श्राप की वजह है। तो आप ये नहीं करना चाहते, इसीलिए तो आप जातिगत जनगणना से मुँह चुराने का काम कर रहे हैं। इससे ये मुँह चुराने से मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक मैसेज चला गया है पिछड़ों के तहत में, और उनके अंदर जो ललक बढ़ी है कि नहीं वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जोर बनाए रखेंगे और वो इस मामले में विपक्ष के साथ में हो रहे हैं। इसका एक बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सूझबूझ बोले वाले राजनीतिज्ञ हैं, और जो उन्होंने अभी प्रमाणित किया है वो एक छोटी स्थिति से चल के और देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुँचे। लेकिन आज वो उनकी दूरंदस्ता कहाँ चली गई ये समझ में नहीं आ रहा। ये दूरंदस्ता से का इस मामले में उनको परिचय देना चाहिए, और बजाय वो जो है एक तरह से एक बेवजह के बाचाल होके और स्थितियों को जो वास्तविक स्थिति उससे मुँह चुराने के उसका एक सामना करें, उसमें तोड़ निकालें और उसमें गुंजाइश निकालें कि हमारी पार्टी की बढ़त कैसे हो सकती है। तभी भारतीय जनता पार्टी का कल्याण संभव होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।